चलिए, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है हमारा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा होता है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा एक इमेजिनरी सरफेस होता है स्पेस में, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल हो वो सेम हो। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू सेम होती है, ऐसे सरफेस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो देखते हैं, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल हमारा सेम होगा तो वर्क डन की बात कर लेते हैं। हमने वर्क डन इज इक्वल टू इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हमको पता है कि भाई पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे भाई कि वी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक है, अब हमको ये बोला है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वी बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, वी ए। अगर वी बी इज इक्वल टू वी ए हो गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाए, सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब जो हमारा वर्क डन होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ से आप एक बात और ध्यान रखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमारा जीरो होता है। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी। अच्छा, वर्क डन की वैल्यू अगर जीरो है तो वर्क डन इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले भाई एक फार्मूला कि वर्क डन, देखिए W इज इक्वल टू होता है E डॉट डी आर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं E डॉट डी आर। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, E डॉट डी आर की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए E डॉट डी आर अगर जीरो है तो इसको एक चीज़ लिख सकते हैं कि E इंटू डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब ये पूरा वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा भाई, जीरो होना पड़ेगा। देन थीटा का क्या होना पड़ेगा, इसके लिए 90 डिग्री होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये हमको बताएगा थीटा 90 डिग्री किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल बताएगा। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, electric field is always perpendicular to the equipotential surface। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान देंगे। तो कुछ सरफेस देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, एक कंडक्टर है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे निकलेंगे भाई, बाहर की तरफ निकलेंगे कुछ इस तरीके से, परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हमको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो हमने अभी पढ़ा कि भाई जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो हमको एक ऐसा सरफेस बनाना है जिसके कारण कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सरफेस पे परपेंडिकुलर आए। तो उसके लिए हमारा जो सरफेस होगा वो भी स्फेरिकल सरफेस ही होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसके हर एक पॉइंट पे देखेंगे तो जो इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हर केस में। ठीक है, ये हुआ हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। इस सरफेस पे देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा सेम होगा, और इस सरफेस की बात करेंगे तो इस सरफेस पे हमारा पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए भाई,
आगे बात कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखिए रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम लोगों ने वर्क डन पढ़ा था। अगर हम लोग बहुत स्मॉल वर्क डन की बात की थी, इससे पहले किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाए थे, तो वहीं सेम कंसेप्ट लेंगे। अब किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए एक हम इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको हम लोग मूव करा रहे हैं, कहीं इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे। तो ये होगा ये हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल सपोज करते हैं थीटा है। जब मूव कराएंगे तो वर्क डन देखिए, वर्क डन जो होगा हमारा, बहुत स्मॉल वर्क डन की बात करते हैं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू डी वी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत स्मॉल लेते हैं। इस इक्विपोटेंशियल किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा। तो हम लोग अलग अलग सरफेस की बात कर रहे हैं तो मूव करा रहे हैं, तो बहुत स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वर्क डन हमारा बहुत स्मॉल हुआ, तो इसको इक्वेशन हम लोग लेते हैं 1। आगे वर्क डन के एक फॉर्मूला और पढ़े हैं हम लोग कि भाई क्यू नॉट इंटू ई डी आर कॉस थीटा, ठीक है, या एफ डी आर कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एफ डी आर कॉस थीटा, एफ की वैल्यू क्यू नॉट, ई हमने लिखा है डी आर कॉस थीटा, ये इक्वेशन 2 लेते हैं। ये दोनों फॉर्मूला हमको पता है। अब क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेटिंग द बोथ इक्वेशंस, तो क्या लिखेंगे देखिए, क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट डी वी, ठीक। अब यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ई कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। अब देखिए ई कॉस थीटा हमको क्या बताएगा, थोड़ा डायग्राम में आते हैं। ई कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट आएगा आर के लॉन्ग, ठीक है। तो ई कॉस थीटा को थोड़ा मैं अलग से लिख रहा हूँ, इसको मैं कुछ और रिप्रेजेंट करूँगा। तो ई कॉस थीटा जो हमारा होगा, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एलॉन्ग आर। आर के लॉन्ग जो भी है, डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये ई कॉस थीटा डिनोट कर रहा है, और इसको चलिए मैं ई आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ई आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी आर, बट यहाँ पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको डेल वी बाई डेल आर बोल देते हैं, लिखा जाता है डेल वी बाई डेल आर, ठीक है। तो ई आर इज इक्वल टू आया माइनस डेल वी बाई डेल आर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक्स वाई जेड के लाइन। ये तो मैंने आर के लॉन्ग बताया है, ऐसे ही कोई डायरेक्शन मैंने लिया था, ये आर के लॉन्ग है। अब लॉन्ग एक्स देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ मैं लिखूंगा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब अलोंग वाई डायरेक्शन की बात करेंगे, वाई डायरेक्शन की बात ही करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखेंगे ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई। अब अलोंग जेड डायरेक्शन की बात करेंगे तो ई जेड इज इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ठीक है। इस तरीके से जिस
डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को थोड़ा और अगर मैं लिखना चाहूँ कुछ और, तो हमको पता चल गया है कि भाई यहाँ देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आर है, ये माइनस डेल वी बाई डेल आर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ v इज इक्वल टू अगर निकालना हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं ई डॉट डी आर से। ठीक है, यहाँ पे अगर निकालना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमको माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। यहाँ से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और डिस्टेंस पता हो तो। और यहाँ से हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता हो तो उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, देन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें तीन तरीके से होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कोई भी अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का निकालना पड़ा है। अभी हम लोग जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ढेर सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे किसी भी लाइन के अलॉन्ग, तो इसके कारण किसी भी पॉइंट P पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये फाइंड करना रहेगा। तो हम लोग फिर से वही पुराना केस, एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे। सपोज करेंगे इसका लेंथ dl है और इस पर चार्ज जो हमारा है वो dq है, और यहाँ से ये डिस्टेंस सपोज करेंगे कि r है। अब हमको बताना है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक, तो देखिए, तो हमारा पोटेंशियल बहुत स्मॉल होगा, तो dv इज इक्वल टू लिखा जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r। ठीक है, अब यहाँ पे dq की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस चार्ज की डेंसिटी भी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी देख लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ लिखा जाएगा dq बाई dl। ठीक है, अब यहाँ से dq की वैल्यू कितना होगा भाई, लैम्डा इंटू dl। अब dq की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो dv इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाई r। अब हमको टोटल पोटेंशियल चाहिए इस लाइन चार्ज के कारण, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, देन v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लाइन के लॉन्ग कर रहे हैं, एल लिख दे रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाई r। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल होगा ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड केस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। अब इस केस में क्या होगा, जो चार्ज होंगे किसी सरफेस के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम लोग फिर से यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसके कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल बताना है, तो हम लोग फिर से एक छोटा सा पार्ट यहाँ कट करेंगे।
इस पे चार्ज सपोज करते हैं dq और इसका एरिया सपोज करते हैं dA, और यहाँ से ये डिस्टेंस सपोज करते हैं भाई कि r है। ठीक है, तो फिर से देखिए पोटेंशियल हमारा कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज बहुत स्मॉल चार्ज है तो हमारा पोटेंशियल बहुत स्मॉल होगा, dV इज इक्वल टू 1/4πε0 dq/r। dq की बात कर लेते हैं। अब यहाँ चार्ज देखिए किसी सरफेस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ होगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी देख लेते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई एरिया, तो dq/dA, देन dq इज इक्वल टू सिग्मा dA। अब dq की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ला के पुट करेंगे, तो dV देखिए क्या आएगा भाई, dV इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा dA/r। अब हमको टोटल पोटेंशियल चाहिए इस सरफेस के कारण, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, देन V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4πε0 सिग्मा dA/r। अब यहाँ सरफेस के लॉन्ग इंटीग्रेट करना है, तो मैं S लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड देखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस केस में जो चार्ज होंगे किसी वॉल्यूम के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अगर वॉल्यूम के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे, तो ये पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट P है। अब हमको पॉइंट P पे बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो हम लोग फिर से इसका एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे भाई। ठीक है, और मान लेंगे इस पे चार्ज रहा dq और वॉल्यूम रहा इसका dV, और यहाँ से ये r डिस्टेंस पे है। तो फिर से देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा भाई स्मॉल चार्ज के कारण, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा बहुत स्मॉल होगा, dV इज इक्वल टू लिखा जाएगा 1/4πε0 dq/r। ठीक है, अब यहाँ पे जो चार्ज है किसी वॉल्यूम के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो इस चार्ज की कुछ डेंसिटी होगी जिसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू लिखा जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, देन dq इज इक्वल टू रो dV। ठीक है, अच्छा तब dq की वैल्यू यहाँ पर ला के पुट करते हैं, तो देखिए dV कितना होगा, तो dV इज इक्वल टू 1/4πε0 रो dV/r। अब हमको टोटल पोटेंशियल चाहिए इस पूरे सरफेस कारण, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, देन V इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान रहे ये हमारा V वॉल्यूम है और ये हमारा पोटेंशियल है, तो इंटीग्रेशन 1/4πε0 रो dV/r। अब वॉल्यूम के क्रॉस करना है, तो मैं यहाँ V लिख दे रहा हूँ। ये ध्यान रहे ये हमारा पोटेंशियल है और ये हमारा वॉल्यूम है V। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं भाई। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले होता क्या है, तो इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए किसी भी चार्ज को
इनफाइनाइट से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना भी वर्क डन होता है, जितना भी वर्क डन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो देखिए डायग्राम में समझते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, ठीक है, और एक चार्ज Q2 है कहीं पे पड़ा है, इसको हम लोग ला रहे हैं किसी पॉइंट P पे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहाँ से जो पॉइंट P है वो सपोज करते हैं कि R डिस्टेंस पे है, यहाँ पे इस चार्ज को ला रहे हैं Q2 को यहाँ पे पॉइंट P पे। तो इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना भी वर्क डन करना होगा हमें, वही हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इस केस में हमने फाइंड कर लिया है, पहले भी आपको डिराइव कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे। तो पहले तो हम लोग इस पॉइंट में पोटेंशियल निकाल लेते हैं, पोटेंशियल यहाँ निकालते हैं। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P। तो Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल देखिए कितना होगा। तो मान लेते हैं V पोटेंशियल है, तो V इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। ये हमारा पोटेंशियल होगा। अब हमने वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, आपको याद होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू पढ़े थे, या हमने पोटेंशियल इज इक्वल टू पढ़ा था वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे जिस चार्ज जो होता है, जिस चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं वो वाला चार्ज यहाँ होता है। तो किस चार्ज को मूव करा रहे हैं भाई? Q2 को मूव करा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो Q2 होगा। देन वर्क डन कितना हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे V इंटू Q2। अब हमने V की वैल्यू फाइंड कर लिया है, तो V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वर्क डन आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये वर्क डन हुआ। तो जितना वर्क डन हुआ ये पूरा इस चार्ज को मूव कराने में, यही हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए यही, तो W इज इक्वल टू मैं लिख दे रहा U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे देखते हैं इस पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। देखिए कुछ मैं चार्ज लेता हूँ। चलिए यहाँ चार्ज रहा Q1, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास 3 चार्ज है, वो किसी ट्रायंगल के क्रॉस रखे हुए, ट्रायंगल के सर के वर्टेक्स पे। और यहाँ चार्ज ले लेते हैं Q1, और यहाँ चार्ज ले लेते हैं Q2, और यहाँ चार्ज लेते हैं Q3, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं R1 रहा, ये R2 रहा, और ये R3 रहा। तो हमको पोटेंशियल एनर्जी बताना है कि भाई ये कितना पोटेंशियल एनर्जी जो है गेन करेंगे, ठीक है, ये तीनों चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें पेयर बनाया जाता है चार्ज का। एक बार देखिए ये दोनों चार्ज का निकालेंगे अलग से पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों चार्ज का अलग से पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाएगा, और इन दोनों चार्ज का अलग से पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाएगा। हमको पेयर बनाना है 2 चार्ज का, ठीक है। बट एक बार जो चार्ज लेंगे दोबारा उस चार्ज को कंसीडर नहीं करना है। तो ऐसा नहीं Q2 Q3 बनाना है फिर Q3 Q2 का अलग लेंगे, ऐसा नहीं करना है हमको। बस एक बार जो चार्ज ले लिए 2 चार्ज का, 2 चार्ज का पेयर बनाना है, फिर उन सभी का निकाल लेना है पोटेंशियल, फिर हमको ऐड कर देना है। तो मान लेते हैं, चलिए इनके बीच जो पोटेंशियल है, चलिए पॉइंट A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, और ये C ले लेते हैं। देखिए A और B के बीच का पोटेंशियल देखते हैं हम लोग, तो UAB देखते हैं कितना होगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R1, एंड UBC देखते हैं इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3/R2, एंड U अब AC देखते हैं इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3/R3।
ठीक है। अब हम टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल क्या करेंगे भाई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू UAB प्लस UBC प्लस UAC। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर होता है, इसलिए सिंपली इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी में कॉमन है, बाहर कर लेते हैं। यहाँ क्या आएगा Q1 Q2 बाई R1 प्लस Q2 Q3 बाई R2 प्लस Q1 Q3 बाई R3। ये हमारा टोटल पोटेंशियल होगा, ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ से हम लोग टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर। गॉस थ्योरम पे क्वेश्चंस कराना है, तो गॉस थ्योरम के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक क्यूब है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज मैंने रखा हुआ है इसके बीच में क्यूब, ठीक है, और इसका सभी डिस्टेंस मैं आपको ए दे देता हूँ। चलिए, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द फ्लक्स पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, ठीक है। दूसरा इसी में क्वेश्चन रहेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन मैं लिखा हूं। एक तो पहले पूरे क्यूब के लिए निकालना है कितना फ्लक्स पास करेगा, दूसरा हमको हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, हर एक फ्लक्स सरफेस के लिए हमको फ्लक्स बताना है कितना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हमको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम से क्या करना है कि चार्ज को पहले ये देखना है कि चार्ज हमारा क्लोज है या फिर नहीं किसी भी सरफेस से। तो यहाँ चार्ज देखिए हमारा एक सरफेस से क्लोज है, एक क्यूब से क्लोज है, ठीक है, ये इनसाइड है क्यूब के। तो हमारा जो फ्लक्स होगा पहले केस में ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया था यहाँ जो चार्ज लेना है गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉस थ्योरम कहता है भाई टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस है वो Q है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फ्लक्स होगा क्यूब के लिए पहला। दूसरा बात किया गया है कि भाई हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है, हर एक सरफेस से, क्यूब के हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहां देखा जाए क्यूब में कुल कितने सरफेस हैं भाई, या कितने फेस हैं। अगर हम बात करें तो क्यूब में देखिए कुल 6 सरफेस हैं। एक ये हो गया हमारा, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक साइड वाला हो गया, एक ये बाहर की तरफ हो गया, ठीक है, और एक अंदर की तरफ हो गया है। तो टोटल 6 सरफेस हैं। तो ये हमारा देखिए जो टोटल क्यूब के लिए मिला है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल क्यूब के लिए हमको मिला है Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हमारा। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये 6 सरफेस के लिए दिया गया है। क्या अगर 6 सरफेस के लिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट है तो एक सरफेस के लिए कितना होगा। एक तरीके से ये देखिए फिर से सुनिए, ये हमारा जो फ्लक्स आया है Q बाई एप्सिलॉन नॉट,
ये पूरे क्यूब के लिए आया है। अब क्यूब में कितने सरफेस है भाई? 6 सरफेसेस है। तो मतलब ये 6 सरफेसेस के लिए हमारा जो फ्लक्स है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एक सरफेस के लिए कितना होगा भाई? तो देखिए फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस, इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर भाई 6 सरफेसेस के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो एक सरफेस के लिए कितना होगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए देखिए, हमने एक कोण लिया हुआ है, 3 कोण लिया हुआ है। एक बार चार्ज को इसके अंदर रखते हैं, यहाँ चार्ज मान लेते हैं Q है। एक बार चार्ज को इसके सरफेस पे रखते हैं, ये Q है। एक बार चार्ज को यहाँ बाहर रखते हैं, ये Q है। ठीक है, 3 केस मैंने लिया हुआ है। एक बार चार्ज यहाँ अंदर है, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है। तीनों के लिए बताना है हमको फ्लक्स कितना पास करेगा इस कोण के लिए। तो पहले केस में देखिए, कोण के लिए हमारा जो फ्लक्स होगा, ये चार्ज कोण के अंदर है, इनसाइड द कोण है, तो हमारा जो फ्लक्स होगा φ1 मान लेते हैं, इस केस में है। पहले केस में तो φ1 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दूसरे केस में देखते हैं। अब ये फ्लक्स हमारा जो सॉरी ये जो चार्ज है हमारा, ये सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है, सरफेस पर रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब इस चार्ज को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चार्ज सरफेस पे नहीं, सरफेस पे भी हो तो भी उसको इनक्लोज होना पड़ेगा, तभी हम लोग फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चार्ज को हम लोग पहले क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो सरफेस पहले से बना हुआ है वही सेम सरफेस होना चाहिए। तो यहाँ कोण बना है, अगर हम लोग नीचे से एक सरफेस और लगा दें तो ये चार्ज क्या हो गया? क्लोज हो गया भाई। ठीक है, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा गसियन सरफेस होगा। जिस सरफेस से हम लोग किसी भी चार्ज को क्लोज करेंगे वो हमारा गसियन सरफेस होगा। तो ये गसियन सरफेस हो गया। एक तरीके से यहाँ 2 कोण आपको दिख रहे हैं। ठीक है, 2 कोण के बीच में आ गया। अब ये चार्ज हमारा क्लोज हो गया, तो इसके लिए जो फ्लक्स आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ध्यान रहे, ये 2 कोण के लिए है, हमें केवल सिर्फ इसके लिए चाहिए। डायग्राम में आपको केवल ये दिया गया था, ये तो हमने गसियन सरफेस यूज किया है इसको क्लोज करने के लिए केवल। एक तरीके से ये जो फ्लक्स है ये 2 सरफेस कोण के लिए आया है। हमको केवल क्या चाहिए था? एक कोण के लिए चाहिए। तो अगर 2 कोण के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एक कोण के लिए देखिए φ2 लिखेंगे, क्या φ/2 या क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस केस में देखते हैं क्या इस चार्ज को क्लोज कर सकते हैं सेम सरफेस से। ये चार्ज बाहर है, सरफेस पे नहीं है। इस चार्ज को हम लोग क्लोज सेम सरफेस से नहीं किया जा सकता है, चाहे कैसे भी करेंगे आप। इस चार्ज को क्लोज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा ये 0 होगा इस केस में, क्योंकि ये अंदर चार्ज नहीं है।